नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के आयात के बारे में। भारत रूस से तेल का आयात कर रहा है। उस आयात की वजह से भारत का व्यापार घाटा अर्थात करेंट अकाउंट डेफिसिट भी आप कह सकते हैं, वो बढ़ रहा है। ये सीएडी बढ़ तो रहा है, ठीक बात है, यहाँ तक तो चीज़ें ठीक हैं, आप कह सकते हैं तुलनात्मक रूप से। लेकिन सबसे बड़ी समस्या भारत के लिए यह है कि भारत जो पेमेंट कर रहा है वह चीनी मुद्रा में कर रहा है। चीनी मुद्रा में करने की वजह से चीनी मुद्रा की वैश्विक शाख में वृद्धि हो रही है। और जो भारत ने अपना टारगेट डिसाइड किया है, अभी जो एक समिति गठित की गई थी, उस अंतर विभागीय समिति जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया था, इससे पहले की जो वीडियोस हैं उसमें हमने बात किया था कि भारतीय रुपये को किस तरह से हम ग्लोबल करेंसी बना सकते हैं। ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए जो जो रिकमेंडेशन दी गई हैं, जो जो बातें उसमें कही गई हैं, आरबीआई को जो सुझाव दिया गया है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप इसकी तुलना करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि दरअसल हम किस ओर जाना चाहते हैं। शब्दों के माध्यम से जो बातें मैं आप लोगों तक प्रेषित करना चाहता हूं, उम्मीद है वो बातें आप लोगों के जहन में एक चित्र की तरह छप रही होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या कुछ खास बातें हैं उसको समझ लेते हैं। तो भारत जो आयात कर रहा है कच्चे तेल का रूस से, उसका जो पेमेंट हो रहा है, जो भारत के जितने भी रिफाइनर्स हैं उसमें से दो के बारे में ये कहा गया है, जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, कि उन्होंने चीनी मुद्रा में पेमेंट किया है और पेमेंट करने के लिए इन्हें बाध्य किया गया है। बाध्य करने का मतलब मजबूरी में पेमेंट इन्होंने किया है। तो क्या कुछ खास बातें हैं यहाँ पर देख लेते हैं। ये कहा गया है, इंडियन रिफाइनर्स स्टार्ट पेइंग फॉर ऑयल इंपोर्ट्स इन युआन, ये रिपोर्ट बता रही है। रिपोर्ट में ये सारी बातें कही गई हैं। अब पूरा मामला समझ लेते हैं कि क्या हुआ है। जो भारतीय रिफाइनर्स हैं, दो भारत की कंपनियां हैं, जो तेल आयातक कंपनियां हैं, जो रिफाइनरी हैं, उनकी बात की जा रही है। कच्चे तेल का आयात तो हम कर ही रहे हैं, हमारी आवश्यकता है। पहले भी हम लोगों ने बात किया है कि हम अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का 50% हम आयात करते हैं, या आप कह सकते हैं हम इंपोर्ट करते हैं। यहां तक बातें समझ में आ गई। इसका भुगतान किसमें किया गया है? तो चीनी युआन में किया गया है। पूरी कहानी को समझते हैं। इससे पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि भारत को ग्लोबल करेंसी बनाने के संदर्भ में जो रिकमेंडेशन दी गई है समिति के द्वारा, जो जो बातें बताई गई हैं, उन बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो चीज़ें आप कनेक्ट कर पाएंगे। इसे आप भारतीय अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोनों से जोड़ करके देखेंगे। अब यहाँ हुई क्या है बात। भारत रूस से आयात कर रहा है। आयात के बदले हमने जो समझौता किया, उस समझौते के तहत ये कहा गया था कि हम अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे, अर्थात भारत रुपए में पेमेंट करेगा और वहां की जो करेंसी है अर्थात रूस की, उस करेंसी में वहां से भुगतान होगा अगर भारत से रूस कुछ खरीदता है तो इसका मतलब यह हुआ कि मान लेते हैं 100 रुपए का आयात हमने किया, यहां पर आयात, ये आयात जो हो रहा है रूस से, और इसी तरह से हमने 100 रुपए का निर्यात किया अर्थात एक्सपोर्ट किया। निर्यात ये हमने रूस को किया, यहां पर रूस को किया और रूस से किया। अब ऐसी स्थिति में थोड़ा सा इस आंकड़े को बदल करके देखते हैं। बदलने का मतलब यह है कि अब यहां 50 कर दे रहे हैं, यहां पर हम 100 कर दे रहे हैं। जो हमने आयात किया है ये 100 रुपए का हमने किया है, जो हमने निर्यात किया है महज हमने 50 रुपए का किया है। स्वाभाविक सी बात है, अब रूस के पास जो भारतीय रुपया है, भारतीय रुपया ये अधिक हो जाएगा। भारतीय रुपया रूस के पास अधिक होने का मतलब यह है कि वो उस रुपए का प्रयोग कहां पर करेगा? केवल भारत से अगर कोई सामान आयात करता है तो उसका भुगतान कर सकता है, अन्यथा उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। विकल्प क्यों नहीं है? क्योंकि भारतीय रुपया अभी ग्लोबल करेंसी नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, रूस के सामने यहां पर समस्या है। अब इन्हीं बातों को विस्तार से समझ लेते हैं। यहां पर वर्तमान में भारत और रूस व्यापार की स्थिति की बात कर लें तो आंकड़ों के हिसाब से हम समझ लेते हैं क्या क्या बातें बताई गई हैं। भारत रूस का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना है? भारत का जो टोटल इंपोर्ट है अर्थात आयात की हम बात कर रहे हैं, यह लाख करोड़ रुपए में है। आपको ध्यान रखना है कि
लाख करोड़ रुपए है जो कच्चे तेल और अन्य सामान का हम आयात करते हैं। इसका भुगतान हम जो समझौता हुआ है, जो बातें दोनों देशों के मध्य हुई हैं, उसके आधार पर हम रुपए में कर रहे हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी अभी इसको बताऊंगा। दूसरी बात, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अर्थात भारत से जो निर्यात हो रहा है रूस को, वो कितना हो रहा है? भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो महज 25,000 करोड़ रुपए है। यहां पर देखिए 3.82 लाख करोड़ में है और यहां पर महज 25,000 करोड़ रुपए है। स्वाभाविक सी बात है, इन दोनों डिजिट्स में बहुत ज्यादा गैप देखने को मिल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, रूस से भारत में जो क्रूड ऑयल का आयात होता है पिछले साल के मुकाबले ये कितना बढ़ा है, अर्थात हम बात कर रहे हैं 2022 की। 2022 के मुकाबले ये बढ़कर के 386% हो गया है। स्वाभाविक सी बात है, यह 386% बहुत बड़ा आंकड़ा है। यहां पर देखें कुल जो आयात शेयर, कुल कितने का क्रूड ऑयल हमने आयात किया है या आया है, तो ये देखिए क्रमशः ये बढ़ते हुए दिखाया गया है। वर्ष 2020-21 में ये कितना रहा है? महज 7,000 करोड़ रुपए का रहा है। 2021-22 में ये 18,000 करोड़ रुपए बढ़कर के हो गया है और 2022-23 में यह बढ़कर के 89,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब यहां से आप लोगों को अंदाजा लग रहा होगा कि ये जो आंकड़ा है ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, भारत के लिए समस्या है। और भारत के लिए केवल इस बात की समस्या नहीं है, या हम केवल इस बात की चिंता नहीं कर सकते हैं कि हमारा जो रूस से आयात हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है, हमारा व्यापार घाटा बढ़ रहा है, या CAD करेंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ रहा है। केवल ये समस्या नहीं है। तो समस्या क्या है? समस्या यही है कि हम युआन में पेमेंट कर रहे हैं। उसका लाभ और नुकसान क्या होगा उसकी बात अभी करेंगे। रूस को जो हम टॉप 5 जो निर्यात करते हैं, भारत से रूस जो खरीदता है, अर्थात भारत जो रूस को निर्यात करता है, तो क्या क्या निर्यात करता है? मेडिसिन करता है अर्थात दवाएं करता है। यहाँ पर कुछ और जो सामान है, जैसे आप कह सकते हैं कि जो पार्ट्स वगैरह हैं, मोटर व्हीकल और एसेसरीज की बात कर सकते हैं, ये निर्यात करता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रूस हमसे आयात करता है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील किया जाता है, चाय भी भारत से निर्यात किया जाता है। ये मैं कह रहा हूं भारत से निर्यात किया जा रहा है और रूस की तरफ से देखेंगे तो रूस द्वारा आयात किया जा रहा है, आप ऐसे कह सकते हैं। ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब टॉप 5 जो सामान है भारत रूस से खरीदता है, अर्थात भारत यहां पर इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, आप ऐसे कह सकते हैं आयात करता है। तो आयात क्या? जो सबसे बड़ी मद है वो है क्रूड ऑयल और रिफाइंड तेल की बात की जा रही है, ये हम मंगाते हैं। हम रूस से कोयला भी मंगाते हैं, कोयला के अलावा हीरा मंगाते हैं। और जो घरों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अर्थात महिलाओं के लिए जो सबसे आकर्षक वस्तु है, आप सोने की बात कर सकते हैं, ये हम आयात करते हैं। साथ ही साथ जहाज़ों के सामान आयात करते हैं। तो ये रहा हमारा टोटल आंकड़ा। अब इन सभी आयात और निर्यात के आंकड़ों के साथ आप बात करेंगे तो युआन में पेमेंट का कारण क्या है, अब ये भी समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा करना पड़ रहा है। तो यहां पर अब देखिए युआन में पेमेंट का कारण क्या है। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जब 2022 में रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध शुरू हुआ, युद्ध शुरू होने के बाद जो पश्चिमी देश हैं, अधिकांश पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया। आर्थिक प्रतिबंध लगाने के साथ साथ उन्होंने जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंकिंग फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, अर्थात यह एक मैसेजिंग सिस्टम है। मैसेजिंग सिस्टम के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि यह कैसे काम करता है। तो मैसेजिंग सिस्टम के बारे में यहां पर देखें, यह स्विफ्ट का सिस्टम है। अब मान लीजिए ये भुगतान करने वाला है, अर्थात यहां पर हम बात कर रहे हैं भुगतान, ये व्यक्ति कर रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति इस व्यक्ति को यह प्राप्ति करता है, अर्थात इसको प्राप्त होना है। ये मान लेते हैं ये इंडिया में बैठा हुआ व्यक्ति है, ये इंडिया में है और ये यूएसए में है। अब हम क्या करेंगे और कैसे ये पेमेंट होगा? जब यहां से इनिशिएट किया जाएगा, ये अपने बैंक में जाएगा और बैंक से कहेगा कि मुझे भुगतान करना है। कहां पर करना है? यूएसए में करना है। वो कहेगा कि कैसे?
तो फिर ये जो यहाँ पर बैंक है, ये एक मैसेजिंग सिस्टम अर्थात स्विफ्ट के माध्यम से इन सब के बारे में जानकारी लेगा। इस बैंक से जो रेसिपेंट बैंक है उनसे जानकारी लेगा, एक कोड भेजता है 11 डिजिट, और उस कोड के माध्यम से वेरीफाई होता है। वेरीफाई होने के बाद यहां से इसको ये प्रेषित करेगा, फिर उस बैंक को रिसीव होगा। कहने का मतलब ये है कि बिना स्विफ्ट के ये काम आप नहीं कर सकते। और जब स्विफ्ट की बात हो रही है तो यह अमेरिकी बेस्ड कंपनी है, और ये अमेरिकी बेस्ड कंपनी डॉलर में भुगतान को प्रमोट करती है, डॉलर में भुगतान स्वीकार करती है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर इसमें से हम किसी एक देश को निकाल दें, जो देश उसमें शामिल हैं, अभी तक की स्थिति यह है जो स्विफ्ट सिस्टम है उसमें दुनिया के 200 देश रजिस्टर हैं, और उन 200 देशों के 11,000 से अधिक बैंक अपने आप को रजिस्टर किए हैं, ताकि स्विफ्ट सिस्टम का लाभ लेते हुए भुगतान किया जा सके। ये जो भुगतान होता है ये डॉलर में होता है। अब क्या हो कि कोई देश इस पर अगर प्रतिबंध लगा दे या किसी देश को यहां से निकाल दे, अर्थात उन बैंकों को निकाल दे, तो वो बैंक डॉलर में भुगतान कर ही नहीं सकता। डॉलर जो है वो ग्लोबल करेंसी है, विश्वव्यापी आप कह सकते हैं कि उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसका भुगतान किया जाता है, और इसी वजह से उसकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है। तो अन्य जो मुद्राएं हैं, वैश्विक मुद्राएं, उन मुद्राओं की अपेक्षा डॉलर का मूल्य अधिक रहता है। तो जब ये रूस और यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, उसी दौरान जो अमेरिका है और अमेरिका के जो अन्य समर्थक देश हैं, उन सभी देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, अर्थात रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का मतलब यह है जो स्विफ्ट सिस्टम है, इस सिस्टम से उनको हटा दिया। अब जो रूस है वो डॉलर में किसी देश को पेमेंट नहीं कर सकता। समस्या रूस के सामने है। रूस को तो व्यापार करना है, और रूस बिना व्यापार के अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं चला सकता। आज के अर्थात वैश्वीकरण के युग में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपनी ज़रूरत की सभी वस्तुएं बनाता हो या ज़रूरत की सभी वस्तुएं उसके पास अवेलेबल हो। स्वाभाविक सी बात है उसे आयात निर्यात करना होगा। आयात निर्यात का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि जो हमारे पास अधिक है हमने उसे बेच दिया, दूसरे देश को निर्यात कर दिया, जो हमारे पास कम है उसे हमने दूसरे देशों से आयात कर लिया। ये सिंपल सी बात है। अब ऐसी स्थिति में भुगतान के लिए अब ये विकल्प रूस का खत्म हो गया। अब उसे भारत रूस ये आर्थिक गतिविधियों को संचालित करना है, अर्थात मैं ये कह रहा हूं कि आयात प्लस निर्यात करना है। अब इसके लिए भुगतान तो करना ही पड़ेगा। भुगतान करने के लिए इन्होंने क्या किया, अर्थात भारत और रूस ने एक समझौता किया। उस समझौते के तहत ये कहा कि हम आपके यहां जो वोस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट है वो खोलेंगे, और दोनों देशों ने एक दूसरे के देशों में खोला, बैंकों में खोला अकाउंट, और उनके माध्यम से पेमेंट करना शुरू कर दिया। तो अगर वोस्ट्रो की और नोस्ट्रो की बात करें तो वो मैंने पिछली क्लास में वीडियो में बता दिया था, आप उसे एक बार देख सकते हैं। वहां से इसको कनेक्ट करके, चूंकि दोनों टॉपिक संबंधित है इसलिए जरूरी है उसको भी देखना। तो वोस्ट्रो का मतलब तुम्हारा और नोस्ट्रो का मतलब हमारा, अर्थात भारत का रूस के बैंकों में खाता है तो उसे नोस्ट्रो अकाउंट कहा जाएगा, और रूस का यदि भारतीय बैंकों में खाता खुला है तो उसको हम कहते हैं कि ये आपका या तुम्हारा। ठीक है, तो जो यहाँ के बैंक हैं यहाँ पर खोले हुए हैं, और यहाँ के बैंक यहाँ के बैंकों में अपना खाता खोले हैं। तो अगर भारत को यहाँ से भारत को रूस को भुगतान करना है तो अपने बैंक के उस खाते में भुगतान कर देगा। किसमें करेगा, तो जो रूस की मुद्रा है उसमें कर देगा। ठीक उसी तरह से रूस को अगर भारत को भुगतान करना है तो वो अपने बैंक में, अपने बैंक के माध्यम से यहाँ पर जो अकाउंट खुला है उसमें भुगतान कर देगा। समस्या दोनों की सॉल्व हो जाएगी। दिक्कत कहां पर आ रही है, जो आंकड़ा मैंने आपको दिखाया उस आंकड़े की बात करिए। ये मैंने आप लोगों को दिखाया था कि यहां पर जो हमारा आयात और निर्यात है, मैंने ये कहा कि इतना हम आयात कर रहे हैं, इतने मूल्य का, अर्थात 3.82 लाख करोड़ रुपए का आयात कर रहे हैं। जो हम निर्यात कर रहे हैं महज 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का, थोड़ा सा अधिक आप कह सकते हैं, प्लस माइनस हो सकता है। तो अब आप सोचिए कि हम जो आयात कर रहे हैं हम ज्यादा रुपया दे रहे हैं, हमें जो मिल रहा है अर्थात तो वहां की जो मुद्रा है, कहां की, रूस की मुद्रा, रूस की मुद्रा हमें कम मिल रही है। ऐसी स्थिति में जब हम आयात और निर्यात करेंगे, यहां पर देखें
हम जब यहाँ से रूस से आयात करेंगे, भुगतान हम रुपए में करेंगे, और जब रूस भारत से कुछ आयात करेगा तो ये चीजें बैलेंस हो सकती है। अब बैलेंस नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा सामान इतना बड़े पैमाने पर नहीं है जिसका हम रूस को निर्यात कर सकें, और रूस हमारे देश से आयात करके इस समस्या का सॉल्व कर ले, इस समस्या का समाधान कर ले। यहीं पर सबसे बड़ी समस्या हो गई है। तो एक तो आपने ये देख लिया कि चीन की मुद्रा में व्यापार क्यों हो रहा है, एक तो ये समस्या है। दूसरी बात ये देखने को मिल रही है कि ये जो युआन में पेमेंट से चीन को लाभ क्या होगा, इस बात को समझते हैं। उस बात को समझने से पहले अब ये देख लेते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि ईरान पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया है। इस आर्थिक प्रतिबंध की वजह से हमने यहां से भी जो देखा था कि समस्या हुई थी, हमने रुपए में व्यापार करना शुरू किया, लेकिन वहां पर भी रुपए की कमी हो गई। और रुपए की कमी हो गई क्योंकि हमने वहां से खरीदना बंद कर दिया, और जैसे ही खरीदना बंद किया तो अब भारत और ईरान का जो व्यापार है वो लगभग समाप्त होने की, जो अभी खबरें प्रकाशित हो रही हैं उसके आधार पर समाप्त होने की कगार पर आ गया है। भारतीय जो हैं वो वहां पर वहां से जो डील होनी है वो नहीं कर पा रहे हैं, और वहां के जो भारत से डील करनी थी वो भी नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर समस्या देखने को मिल रही है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो विकल्प है ऑयल के लिए, अभी सस्ता ऑयल हमें रूस से मिल रहा है, उस ऑयल को हम आयात कर रहे हैं। अब जो वहां के बैंक हैं, अर्थात जो वहां के निर्यातक हैं, उन निर्यातकों ने भारत के जितनी भी रिफाइनरी कंपनियां हैं उन कंपनियों को कहा है कि भैया हम रुपए में अब भुगतान नहीं लेंगे, आपको क्या करना है तो चीनी युआन में हमें पेमेंट करना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके पास जो पैसा है अर्थात भारतीय रुपया, उस रुपए का अंबार लग गया है। अब उस रुपए का करेंगे क्या? एक ही काम कर सकते हैं कि भारत के साथ अगर व्यापार हो, भारत से अगर उन्हें कुछ मंगाना हो तो वो आयात कर सकते हैं और उसमें पेमेंट अर्थात भारतीय रुपए में कर सकते हैं। मान लीजिए कि उनको आयात करने की जरूरत नहीं पड़ती है, या भारत से कुछ ऐसा पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आयात करेंगे तभी पेमेंट करेंगे, अन्यथा वो मुद्रा उनके लिए बेकार है, तब तक बेकार है जब तक कि वो इंपोर्ट नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हमारे पास डॉलर का विकल्प तो है नहीं, डॉलर का विकल्प नहीं है, तो आप एक काम करिए, चीन के साथ हमारा व्यापार चलता है और चीन के साथ व्यापार चल रहा है तो हमें वो मुद्रा मिलती रहती है और उस मुद्रा का हम यूज करते रहते हैं। तो आप एक काम करिए, हमें डॉलर में नहीं, न ही हमें रुपए में, उन्होंने सीधा कहा कि हमें न तो डॉलर चाहिए और न ही हमें रुपया चाहिए, आप युआन दे दीजिए जो चीन की मुद्रा है, और इससे हम इसके साथ व्यापार करके बैलेंस कर लेंगे। यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक बात है। इन बातों को समझने के बाद अब समस्या ये है कि अगर युआन में पेमेंट हो रहा है लगातार तो उसका लाभ क्या होगा, चीन को क्या लाभ होगा, भारत को क्या नुकसान होगा। तो यहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चीन को क्या लाभ होने वाला है। यहां पर देखें, दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की घटती हिस्सेदारी, लगातार अब ये कहा जा रहा है कि डॉलर की मांग घट रही है। डॉलर की मांग क्यों घट रही है, अब इसको समझ लेते हैं। मैंने ये कहा कि जो रूस है वो क्या कह रहा है कि आप हमें युआन में, वहां के जो निर्यातक हैं आप हमें युआन में पेमेंट करिए, क्योंकि वो वहां से अर्थात चीन से खरीद करके और उसका भुगतान कर सकते हैं, उनके लिए लाभप्रद रहेगा। लेकिन ये जो कम हो रहा है, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो डॉलर है इसकी साख कम हो रही है, इसकी साख में कमी आ रही है। तो बढ़ किसकी रही है, तो युआन की बढ़ रही है। युआन विश्व की चौथी सबसे बड़ी मुद्रा, अर्थात भुगतान के संदर्भ में कहा जा रहा है कि चौथी सबसे बड़ी मुद्रा हो गई है। अब ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है? आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन अर्थात स्विफ्ट के बारे में बताया। जो स्विफ्ट है उसके माध्यम से मैसेजिंग होता है, फिर वो डॉलर में भुगतान हो जाता है। अब डॉलर के डोमिनेंस को कम करने के लिए चीन का जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना,
इसने क्या किया, CIPS आप कह सकते हैं संक्षेप में, एक नया पेमेंट सिस्टम डेवलप किया और उस पेमेंट सिस्टम में विश्व के 103 देश अपने आप को रजिस्टर कराए हैं। न केवल 103 देश इसमें सदस्य हैं, बल्कि उनके मतलब इन सभी देशों के 1300 से अधिक बैंक अपने आप को उसमें रजिस्टर करा के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अब डॉलर तो वैश्विक करेंसी है ही, ग्लोबल करेंसी है ही, डोमिनेंस इसका है ही, लेकिन 4th नंबर पर अब ये आ गया है, कौन, युआन आ गया है। युआन किसका है, चीन का है। अब इसी के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि वर्ष 2022 में जो CIPS है, अर्थात सेंट्रल, आप कह सकते हैं सेंट्रल बैंक, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जो 103 देशों को अपने यहाँ रजिस्टर कराया है, 1300 बैंक इसमें हैं, उन सभी को मिला करके, मतलब टोटल मिला करके बताया गया कि 2022 में इन्होंने जो ट्रांजैक्शन किया है 80 ट्रिलियन युआन का ट्रांजैक्शन किया है और दुनिया में यह चौथा सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन करने वाली करेंसी बन गई है। अब आप सोचिए इससे आगे कौन कौन सी मुद्राएं हैं। तो सबसे पहले नंबर पर डॉलर है, उसके बाद यूरो है, यूरो के बाद ब्रिटिश पाउंड आता है, फिर उसके बाद युआन आता है। अब युआन आप कह सकते हैं इन सभी बातों को सुनने और समझने के बाद कि जो युआन है उसकी वैश्विक साख बढ़ रही है, और वैश्विक साख अगर युआन की बढ़ रही है तो इसका मतलब यह भी हुआ कि भारत अपनी मुद्रा को जो ग्लोबल करेंसी बनाना चाहता है वो दिन अभी दूर है। अर्थात अभी भारत जो सपना देख रहा है उस सपने को पूरा करने के लिए अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत जद्दोजहद हमें करनी पड़ेगी। तो अगर चीन की मुद्रा बढ़ रही है तो भारत के लिए समस्या है। भारत के लिए क्यों समस्या है, कैसे समस्या है, इसको समझ लेते हैं। तो ये आप लोगों ने समझ लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये जो स्थिति है इसके साथ साथ यहां पर युआन लेन देन और भारतीय रुपए को नुकसान। तो भारतीय रुपए को क्या नुकसान होगा, भारतीय रुपये को नुकसान यही होगा कि यह जो समिति अभी गठित की गई थी, उस अंतर विभागीय समिति, उस समिति ने जो सिफारिश की है आरबीआई को, वो सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए और उन सभी बातों को लागू करने के लिए अभी भारत को बहुत ज़्यादा प्रयास करना होगा। जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा, जो रुपए की साख है, वैश्विक साख, उसमें कमी आएगी, भारत को और ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। और ये बन गया, अर्थात जो युआन है ग्लोबल करेंसी बन गया, ग्लोबल करेंसी तो है ही, इसका डोमिनेंस बढ़ गया तो भारत के लिए समस्या वैसे ही उत्पन्न होगी जिस प्रकार से अभी उसके व्यापार घाटे को लेकर के हमारे सामने समस्या है और उस समस्या का हम समाधान नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। इसी से संबंधित अब बात होती है कि ये जो सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं। ठीक है, तो जो हमने समझा, रूस से जो हम आयात कर रहे हैं उन सभी बातों को लेकर के, एक तो हमारे पास जो रूस और यूक्रेन है, रूस यूक्रेन युद्ध, उस युद्ध की वजह से आर्थिक प्रतिबंध, और आर्थिक प्रतिबंध के साथ साथ भारत का व्यापार घाटा, और रूस के पास जो भारत की रुपए की अधिकता है उसकी वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, तो हमें अपना जो वैश्विक निर्यात है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और वैश्विक निर्यात हम तभी बढ़ा पाएंगे जब हम अपने प्राथमिक के अलावा और तृतीयक के अलावा जो द्वितीयक सेक्टर है उसमें हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें निवेश करना पड़ेगा, और निवेश करने के साथ साथ जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब यह है कि हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो वैश्विक निर्यात में हमारी भागीदारी बढ़ेगी, और जब वैश्विक भागीदारी बढ़ेगी तो उसका लाभ भारतीय रुपए के मजबूती के रूप में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हमें करना चाहिए। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, आसान भाषा में समझिए कि आप डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए और रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये अदला बदली की बात है। इस करेंसी स्वैप को अगर हम कर लेते हैं अलग अलग देशों के साथ तो हमारी स्थिति बेहतर हो सकती है। इसके अलावा जो हमने कहा कि नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट, इसके माध्यम से भी अपनी स्थिति को हम मजबूत कर सकते हैं, अर्थात भारतीय रुपए में भुगतान को बढ़ावा दे सकते हैं। अब उसके लिए
हमें अपनी वैश्विक कूटनीति का सहारा लेना होगा और कूटनीति के माध्यम से हमें अन्य देशों के साथ ऐसे समझौते करने पड़ेंगे ताकि हम वोस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट के माध्यम से भुगतान करें। जैसे हमने अभी इसके साथ ईरान के साथ किया था और अभी जो हमारा रूस के साथ चल रहा है, तो रूस के साथ तो स्थितियां हमने अभी समझ लिया। अगर ऐसे देशों के साथ अभी, जैसे आप श्रीलंका की बात कर लीजिए, श्रीलंका ने भारतीय रुपये को स्वीकार किया। नेपाल की बात कर लीजिए, नेपाल में भारतीय रुपये को स्वीकार किया जाता है, वहाँ पर चलता भी है आसानी से। तो इसी तरह से अगर देशों के साथ हम समझौता कर लेते हैं, और 1960 के दशक में जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उसमें से कई कंट्री ऐसी थीं जो भारतीय रुपये में भुगतान लेती थी, भुगतान स्वीकार करती थी, तो वहाँ से जो हमारा आयात निर्यात होता था वो चीज़ें बैलेंस हो जाती थी। तो किसी ऐसे देश के साथ हम समझौता करते हैं जहाँ से हमारा आयात निर्यात लगभग बराबर रहता है, थोड़ा प्लस माइनस रहता है, तो हमारी स्थितियाँ बेहतर हो सकती हैं। तो हम नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट, जो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है, उसको आप देख सकते हैं, ये हमें करना चाहिए। साथ ही साथ हमने ये भी बात किया था कि पूंजी खाते में परिवर्तनीयता, और उस परिवर्तनीयता को हमें बढ़ाना चाहिए। अभी हमारा जो चालू खाता है अर्थात करेंट अकाउंट है, इसमें हम रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू किए हैं, लेकिन पूंजी खाते में हम पूर्ण परिवर्तनीयता को अभी लागू नहीं किए हैं। इसका मतलब आप ऐसे समझिए, जो मुद्रा की परिवर्तनीयता की बात की जा रही है, यहाँ पर मुद्रा की परिवर्तनीयता ये कैसे होगा, तो अभी जो होता है करेंट अकाउंट में हम पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू किए हैं, लेकिन जो हमारा कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, इसमें हमने लागू नहीं किया। यहां पर जो हम करते हैं बाजार मूल्य पर हम पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू करते हैं, ये बाजार मूल्य पर है। यहां पर हम बाजार मूल्य पर नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी देश की मल्टीनेशनल कंपनी भारत में निवेश करती है और निवेश के आधार पर वो चाहती है कि यहां से प्रॉफिट लेकर के जाए, स्वाभाविक सी बात है, कोई कंपनी निवेश करेगी तो यहां से प्रॉफिट लेकर के जाएगी। तो प्रॉफिट लेकर के कोई भी कंपनी भारत से कब जाना चाहेगी? जब डॉलर के मुकाबले डॉलर का मूल्य बढ़ा हुआ है और रुपए का मूल्य कम है, तो ऐसी स्थिति में वो चाहेगा कि हमें रुपया ज्यादा मिलेगा, और जब रुपए का मूल्य कम होगा तब वो अपना प्रॉफिट लेकर के जाना चाहेगी। तो ये किस में ले जाएगी? चूंकि हैवी इन्वेस्टमेंट की बात है, जैसे एफडीआई कोई कंपनी लेकर के आई है उसकी बात कर लीजिए। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो यहां पर आरबीआई ये कहती है, मान लेते हैं 100 रुपए का आपका प्रॉफिट है, आप लेकर के जाना चाहते हैं, इसमें से 60 रुपए आप ले लीजिए, इसको हम बाजार मूल्य पर हम इसे परिवर्तित कर देंगे। लेकिन यहां पर जो 40 रुपए हैं, इसके लिए रिजर्व बैंक ये कहता है कि इस 40 रुपए को आपको मैं अपने निर्धारित मूल्यों के अनुसार परिवर्तित करके दूंगा। तो इस स्वाभाविक सी बात है, जिस स्थिति का ये लाभ उठा करके पैसा ले जाना चाहता है, उस स्थिति का लाभ ये नहीं उठा पाएगा। तो इससे यह भी साबित होता है कि भारत में जो पैसा है वो बना रहेगा, और जो हमारा फॉरेक्स करेंसी रिजर्व है वो भी सुरक्षित रहेगा। हमें एकदम से उस पर दबाव नहीं दे पाएंगे या हमें दबाव नहीं झेलना पड़ेगा। तो इन सभी बातों को आपने समझ लिया, तो धीरे धीरे हमें इस कार्य को करना पड़ेगा। अगर ये हम आंकड़ा बढ़ाते हैं, अर्थात इसको बढ़ाते हैं, इसको कम करते हैं, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि रुपए की वैश्विक साख में वृद्धि होगी। इससे संबंधित बातों को हमने समझ लिया। जो जो बातें यहाँ पर बताई गई थी वो बातें आप लोगों ने समझ लिया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरह से भारत को ये कार्य करना चाहिए, और ये जो स्थितियां हैं भारत के लिए क्यों नुकसानदेह है। अगर युआन में हम पेमेंट करते हैं और युआन की वैश्विक साख बढ़ती है, भारत के लिए यह चिंता की बात है। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।